अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज़ के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। बाबर आजम ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप हो चुके हैं। साइम अयूब को ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया और तकरीबन 6 से 7 नए लड़कों को 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर जगह दी गई है और ये वो लड़के हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान के लिए एक भी मैच नहीं खेला, यानी कि अनकैप्ड 6 प्लेयर्स को इस टीम के अंदर सेलेक्ट किया गया है। फ़खर ज़मान इंजरी के बायस से ड्रॉप हो चुके हैं और बड़ी खबरें चलती कि शायद शाहीन को एज़ अ कैप्टन रिप्लेस किया जाए, लेकिन फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी इस ओडीआई सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की स्क्वाड की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी एज़ अ कैप्टन, अब्दुल समद, अबरार, फ़हीम, फैसल अकरम, हारिस रऊफ़, हुसैन तलत, मास सदाकत, रिज़वान, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाज़ी गोरी, साद मसूद, साहिबज़ादा फरहान, सलमान अली आगा और शमाइल हुसैन। 6 ऐसे लड़के हैं जो अनकैप्ड हैं। इन सबको इस ओडीआई सीरीज़ के अंदर चांस दिया और अगर प्रीवियस स्क्वाड की बात करें तो उसमें और इस स्क्वाड में 7 डिफरेंसेस हैं, यानी कि 7 प्लेयर्स को ड्रॉप करके इन नए 7 प्लेयर्स को चांस दिया गया। ड्रॉप होने वाले प्लेयर्स में बाबर आजम, फ़खर जमान इंजरी कैरी कर रहे थे, मोहम्मद नवाज़ जो कि टी20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा नहीं किया, उसकी बेसिस के ऊपर उनको ड्रॉप किया गया। बाबर आजम और साइम अयूब को भी इन्हीं बेसिस के ऊपर ड्रॉप किया गया। हसीबुल्लाह को ड्रॉप करना इसकी कोई वो नहीं समझ आती कि वजह क्या है। आपने गाजी गोरी को उनकी रिप्लेसमेंट में लिया और हमने ये देखा है कि पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर हसीबुल्लाह आपकी सेकंड विकेट कीपर की प्रायोरिटी होते थे इन ओडीआईज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उनको चांसेस मिलते थे और अब दोबारा से उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। और उसके अलावा हसन नवाज़, जिसको जनरेशनल टैलेंट कहा जाता था, 2 से 3 मैचेस बुरे जाने के बाद टी20आई से साइडलाइन किया और वो प्लेयर जिसने अपने डेब्यू मैच के अंदर पाकिस्तान को मैच विनिंग इनिंग खेल के दी थी ओडीआईज़ के अंदर, अब वो भी पाकिस्तान के इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जो प्लेयर्स पाकिस्तान के स्क्वाड में अनकैप्ड आए हैं उनमें अब्दुल समद, जिनको टी20आईज़ के लिए कैरी किया और ऐन वक्त पे वर्ल्ड कप से पहले बाहर कर दिया गया, जो कि रिप्लेसमेंट होंगे हसन नवाज़ और इरफान खान नियाज़ी की, क्योंकि पहले हम इनको 5वें 6ठे नंबर के ऊपर देख रहे थे। अब ये दोनों नहीं है तो ऑब्वियसली अब्दुल समद उनकी रिप्लेसमेंट पे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनको चांसेस मिले, क्योंकि चांसेस मिलते नहीं है प्लेयर्स को। फिर मास सदाकत, जिस तरह का उनका पिछले साल पेशावर ज़ल्मी के बाद मैच खेलने के बाद लिस्ट ए का कैरियर देखें, ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है और अच्छे प्लेयर हैं, ऊपर से आगे खेलते हैं, इंडिया के खिलाफ एक बड़ी बारी लगाई हुई है, प्रेशर को हैंडल करना चाहते हैं। मोहम्मद गाज़ी गोरी, मैंने इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खेलते हुए देखा है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट लिस्ट ए के कैरियर की बात करें 20-25 की एवरेज है, एक एवरेज विकेट कीपर है। आप अगर इनका कंपैरिजन करें एज़ कम्पेयर टू हसीबुल्लाह, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लड़का 50 से 60 लिस्ट ए के मैचेस खेला हुआ है और तकरीबन 40 प्लस की उसकी एवरेज है। हाउ यू कैन रिप्लेस हिम विद अ प्लेयर हू जस्ट हैव एन एवरेज ऑफ 20? तो नहीं समझ आती कि ये किस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की प्रायोरिटी बन गई है और अब इनको ओडीआई की नेशनल टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए और इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मेहनतें होनी चाहिए और आप अपने पीछे काफ़ी हज़ारों लड़कों को छोड़ कर आने चाहिए। लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो अप टू द मार्क नहीं है। इनकी जो डिसीजन मेकिंग है इनको सेलेक्ट करने की, वो कुछ समझ से बालातर है। फिर साद मसूद, जो कि एज़ कम्पेयर टू कॉपी है शादाब खान की, लेगी है और आके मिडल ओवर्स में हिटिंग करना भी जानते हैं। वो टी20 के अंदर आपकी प्रायोरिटी हो सकते थे। लिस्ट ए का सिर्फ उन्होंने आई थिंक 1 मैच खेला या 1 मैच भी नहीं खेला, मतलब कि उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर 50 ओवर की क्रिकेट ही नहीं खेली और आप उनको डेब्यू करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल साइड में 50 ओवर्स के ओडीआई के लिए। तो हमेशा से ऐसा हुआ है कि जब भी पाकिस्तान ने किसी भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर गंदी परफॉर्मेंसेस दी हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैनिक बटन दबाया और इस पैनिक बटन के दबाने का जो रिजल्ट है वो यही हुआ है कि आपने बड़े प्लेयर्स को टीम से निकाला है, यंगस्टर्स को चांस दिए और ऐन वक्त पे जब भी कोई बड़ा टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, एशिया कप या ऐसा कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आया है, तो जब आपके यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप दोबारा से अपने सीनियर प्लेयर्स को लेकर आते हो और कहानी वहीं की वहीं होती है कि दोबारा से परफॉर्मेंसेस नहीं होती और जब आप टूर्नामेंट से बाहर होते हो तो फिर ये बात होती है कि सर्जरी की जाएगी, प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाएगा और नए प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की वजह से ये है कि आपने अपने प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया, उन प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया जो कि आपकी ओडीआई की प्रायोरिटी थी, जिनके ऊपर आपने पिछले 7 से 8 साल में इन्वेस्ट किया है और अब 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर आपको उनसे रन्स चाहिए, आपको उनसे परफॉर्मेंसेस चाहिए। एंड वक्त के ऊपर आप उनको ड्रॉप करके नए प्लेयर्स को ले आए और फिर आखिर में आकर आप, ऐसा तो नहीं है कि बाबर या साइम अयूब के बगैर आप ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने उन दोनों को ड्रॉप किया तो आपके पास कितने मैचेस हैं प्रिपरेशन के लिए? अभी आपकी 3 मैचेस की सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ है, उसके बाद अगले महीने 3 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है और शायद जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज हो। तो तकरीबन अगर इस पूरे साल की बात करें तो आपने 8 से 9 ओडीआई मैचेस खेलने हैं और आपने अपनी टीम का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया ओडीआई के अंदर। 6 से 7 प्लेयर्स को, आप अनकैप्ड प्लेयर्स को ओडीआई के अंदर
चांसेस देने जा रहे हो, तो आपका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा और आप कैसे अपने ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं? मैनेजमेंट की जो सोच है वो समय से बालातर है। फिर शमाइल हुसैन और साहिबज़ादा फरहान को भी टीम के अंदर सेलेक्ट किया गया और ये अप टू द मार्क था, क्योंकि साहिबज़ादा फरहान ने ओडीआईज़ के अंदर आना था। जिस किस्म की उन्होंने टी20 के अंदर परफॉर्मेंसेस दी हैं और पूरे एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए डोमेस्टिक का रगड़ा खाकर जब कोई प्लेयर आता है, उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आके इंटरनेशनल साइड के लिए परफॉर्मेंसेस देना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। और अब जबकि टी20 वर्ल्ड कप के अंदर वो सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं और टी20 की रैंकिंग के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर के ऊपर आ गए हैं, तो इट्स कन्फर्म्ड कि उनको ओडीआईज़ के अंदर देना था। और आई थिंक ओडीआईज़ उनको ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि एक एलिगेशन जो उनके ऊपर लगता है वो यही है कि वो बड़ी हिट्स तो लगाते हैं, लेकिन एट टाइम्स डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट्स या स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो आई थिंक इसके ऊपर उन्होंने बहुत बेहतर काम किया और एशिया कप के बाद टी20 वर्ल्ड कप के अंदर हमें उनके इस चीज़ के अंदर बेहतरी भी नज़र आई है। लेकिन अब ओडीआईज़ के अंदर आए हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 50 ओवर की क्रिकेट, और उम्मीद करेंगे कि ओडीआई के अंदर भी ऐसे ही डोमिनेट करेंगे जैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए टी20 में डोमिनेट किया है। अब अगर मैं इन जो हमने लिस्ट है क्रिकेटर्स जो कि अनकैप्ड है, इनको जिनको सेलेक्ट किया है, इनके ऊपर अगर थोड़ी-सी नज़र दौड़ाई जाए तो शमाइल हुसैन के 9 मैचेज़ हैं लिस्ट ए में, 143 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 56 की एवरेज, जो कि एक अच्छी एवरेज है। लेकिन अब इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो ये नहीं है कि इन लड़कों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इनको किस परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर सिलेक्शन की गई है। सॉल्यूशन तो ये है कि आप उनके ऊपर क्रिटिसिज़्म करो जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया एंड उस वक़्त के जब आपके पास 9 से 10 मैचेज़ हैं ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, और आप अपनी पूरी ही तरतीब को चेंज कर देते हैं। अब आकिब जावेद, कौन पूछेगा सिलेक्शन कमेटी से कि आकिब जावेद को किस परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर टीम से ड्रॉप किया गया है? आप आकिब जावेद को न्यूज़ीलैंड लेके जाते हो, वहाँ पर वो शाहीन से अच्छी बॉलिंग करते हैं और उसके बाद ये कहकर उनको ड्रॉप किया जाता है कि आपके एक्शन में प्रॉब्लम है। और 2 महीने बाद पीसीबी की एक स्टेटमेंट आती है कि उनको कोई बीमारी है या वो बीमार है जिसकी वजह से वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और फिर आकिब जावेद ये कहते हैं कि मैं तो बीमार नहीं हूँ, मुझे तो ये कहा गया था कि आपका एक्शन ठीक किया जाएगा, लेकिन मेरे से पीसीबी ने कोई राब्ता नहीं किया। तो अगर आपकी ये कन्वर्सेशन है अपने प्लेयर्स के साथ, तो फिर आप कैसे प्लेयर्स बनाएँगे? और हसीबुल्लाह का इस स्क्वाड के अंदर ना होना और उनकी रिप्लेसमेंट गाज़ी गोरी होना, ये 2 नाम ऐसे हैं कि जिनका इस स्क्वाड के अंदर होना मस्ट था। आपको इनको कैरी करना चाहिए था, क्योंकि ये अपनी परफॉर्मेंसेस के बेस के ऊपर, डोमेस्टिक के अंदर रगड़ा खाने की बेस के ऊपर आए। अगर आपने यंगस्टर्स को ही चांस देना था, आपने अनकैप ये नए प्लेयर्स को ही खिलाना था, तो फिर उन प्लेयर्स को पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर चांसेस देने चाहिए थे कि जो वेल डिज़र्विंग है। लेकिन अब आपने स्क्वाड अनाउंस कर दी है। अब आपने आई थिंक 8 तारीख को जाना है, ट्रैवल करना है बांग्लादेश, 11 को आपका पहला मैच है। उम्मीद करते हैं कि अब 2 से 3 दिन जो है इनके अंदर आपका कोई कैंप लगे, सारे प्लेयर वहाँ पर जेल हों, वहाँ पर परफॉर्मेंसेस दें, और उसके बाद विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट फॉर द ओडीआई सीरीज़। लेकिन जो स्क्वाड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, और ये हमेशा से हमें देखने को मिला है कि जब भी पाकिस्तान ने किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंसेस नहीं दी, किसी बड़े टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उन्होंने पैनिक बटन दबाया, और एज़ अ रिज़ल्ट हमें ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली। और एट द एंड ऑफ द डे, आज से 2 ढाई महीने बाद क्या होगा कि बाबर भी आपकी टीम में होंगे, साइम अयूब भी आपकी टीम में होंगे, फ़खर ज़मान भी आपकी टीम में होंगे, और आपको इनको टीम के अंदर लाना है क्योंकि आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया और 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर आपको इनसे परफॉर्मेंसेस चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आपके हवाले से जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कौन-सा प्लेयर होना चाहिए था या कौन-सा नहीं, कमेंट में आपकी राय को पढ़ा जाएगा और फिर उसके हिसाब से आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।